हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 11। कार्तिका इस बात से बेखबर थी कि किसी की जलती नजरें उसे अभी भी घूर रही थी। कार्तिका को अचानक भूख लगने लगी। वह चारों तरफ नजर घुमाते हुए खुद से बोली, मैं ठीक हो जाऊंगी, बाकी सब ठीक है। खुद से बातें करते हुए कार्तिका जैसे ही घर के अंदर उस बड़े से हॉल में पहुंची, उसकी आंखें फैल गई। घर सच में काफी बड़ा था, लेकिन सामने अस्मित श्यामा को बैल से मार रहा था। कार्तिका चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागी। अस्मित, अस्मित, यह क्या कर रहे हो तुम? क्यों मार रहे हो तुम इसे? अस्मित की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कार्तिका के बाजू को कसकर पकड़ अपने करीब खींचा। अस्मित का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी हरी खूबसूरत आंखें हद से ज्यादा डरावनी लग रही थी। जब तुम्हें पता है हमें तुम किसी और के साथ कभी पसंद नहीं आती, तो तुम क्यों किसी और मर्द के करीब जाती हो? अस्मित गुस्से से बोला। कार्तिका भी उसी गुस्से से बोली, और जब तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करती, तो तुम क्यों मुझसे इतने अफेक्ट होते हो? मारा था ना मैंने तुम्हें, पहाड़ से नीचे धक्का दिया था, याद है या भूल गए? फिर भी तुम्हें मैं इतनी पसंद क्यों हूं? कार्तिका की बात सुनकर अस्मित की पकड़ उसकी बाजू पर कस गई। दूसरे हाथ से उसका चेहरा पकड़ते हुए दांत पीसते हुए बोला, पसंद नहीं, इसे नफरत कहते हैं। हमें तुम्हारे होठों पर यह मुस्कान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वह किसी भी वजह से आ रही हो। श्यामा, इसे 2 दिनों तक खाना मत देना, और स्टोर रूम में बंद कर दे इसे। हम भी देखते हैं कब तक जिंदा रहती है ये बिना खाना खाए। जाओ जाओ, तुम्हारे दिए खाने के लिए मरी नहीं हूं मैं। कार्तिका अस्मित को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली। अस्मित को इतना गुस्सा आ रहा था कि कार्तिका सर पटक पटक कर उसकी जान ही ले ले। कार्तिका को खींचते हुए अस्मित उसे उसी कमरे में ले गया जहां से कार्तिका की बुरी यादें जुड़ी थी। अस्मित फिर से कार्तिका के हाथ पर वही इलेक्ट्रिक बैंड पहनाने लगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? अस्मित राठौर, तुम कभी बदल ही नहीं सकते। तुम हमेशा से वही लोफर थे जो देहरादून की गलियों में फिरता हुआ कार्तिका मिश्रा को हमेशा प्यार करता रहेगा, चाहे मैं तुम्हें जान से ही क्यों ना मार दूं। अस्मित ने उसे जोर से धक्का दिया। कुत्ता पालो, बिल्कुल पालो, लेकिन कभी गलतफहमी मत पालो। अस्मित दांत पीसते हुए बोला। अस्मित के जाने के बाद कार्तिका जमीन से उठते हुए खुद से बोली, अब कम से कम 2 दिन तक इस नाकारा की शक्ल तो नहीं देखनी होगी, ना ही ये आदमी मेरे करीब आएगा। कहते हुए कार्तिका ने अपने हाथ का इलेक्ट्रिक बैंड एक झटके में तोड़ दिया। अचानक उसका सर घूमने लगा, और उसकी आंखों का सामने का नजारा बदलने लगा। कार्तिका अपना सर पकड़ते हुए चिल्लाए, कोको, 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 क्या हुआ तुझे? कोको, किसी की आवाजें कार्तिका के कानों में बजने लगी। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक लड़के का चेहरा था जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। कार्तिका जोर से चिल्लाए। कुछ सेकंड्स बाद जब चारों तरफ शांति फैल गई तो कार्तिका ने अपने कानों से हाथ हटाया। उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो वह उसी अंधेरे में थी जहां उसने अपने 2 महीने गुजारे थे। कार्तिका अपने माथे का पसीना पोंछते हुए खुद से बोली, ये सब क्या था? और वो आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों थी? कहीं मैं पागल तो नहीं होने वाली हूं? ये सब क्या था? कार्तिका खुद में उलझी चारों तरफ देख रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब से अस्मित की का जाने की आवाज आई। कार्तिका ने उस छोटी सी खिड़की की तरफ देखा। पता नहीं उसे क्या हुआ, वह लगातार उस खिड़की को देखती रह गई। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उस कमरे में रोशनी आ गई हो। उसने चारों तरफ देखा तो वह किसी हॉस्पिटल पर बैठी थी। कार्तिका ने अपनी आंखें कसकर बंद की तो अगले ही पल वह उसी अंधेरे कमरे थी। उस अंधेरे कमरे को देखते देखते कार्तिका बेहोश हो गई। कार्तिका को एहसास हुआ जैसे कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। तभी हर बार की तरह फिर से कार्तिका के ऊपर ठंडे पानी की पूरी बाल्टी डाली गई। सांसें लेने की कोशिश करते हुए कार्तिका की आंखें खुली। सामने वही 3 महीने से लगातार दिख रहा चेहरा था। कार्तिका ने अपने चेहरे से पानी पोंछा, वह फिर से अपनी पुरानी लाइफ का सपना देख रही थी। असल में अभी तक जो हुआ था वह सब कार्तिका अपने सपने में देख रही थी, जिसे उसके सामने खड़े आदमी ने तोड़ दिया था। तुमसे कहा है बिना रिति का ध्यान रखे तुम नहीं सो सकती, ना ही खा सकती हो, ना ही कुछ और। रिति को बिना देखे तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। कार्तिका अपनी जगह से उठी, उसने चारों तरफ देखा, वह सर्वेंट क्वार्टर के बाहर बैठी बैठी सो रही थी। उसने अपने कपड़े देखे जो हर बार की तरह उसके पतले फिगर से बिल्कुल चिपक गए थे। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह कार्तिका ने होठों पर एक बड़ी सी स्माइल लिए बोली, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दें। कहकर बिना अस्मित का जवाब सुने वह रिति के कमरे की तरफ चली गई। रिति खुराना, एक बहुत ही सीधी साधी लड़की जो गलती से अस्मित से टकरा गई थी। तब उसकी हालत मरने लायक थी। अस्मित के अंदर पता नहीं तब क्या जागा, शाह उस लड़की को अपने विला ले आया, तब से अब तक वह यही है। अब तो उसके भाव भी बढ़ गए हैं।
श्यामा और कार्तिका का पूरा दिन उसकी खिदमत में निकल जाता था और अस्मित को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह ऐसे बिहेव करता था जैसे शह दोनों उसके जन्मजात नौकर हो जो कुछ भी कर सकते हैं सिवाय अस्मित की आज्ञा की नाफरमानी के अलावा। कार्तिका उसी तरह जाकर रिति के सामने खड़ी हो गई जो अपना सर पकड़े बिस्तर पर लेटी थी। मतलब इसका सर दर्द फिर से शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आता यह औरत 3 महीने से यहाँ पड़ी है तब से ऐसी की ऐसी ही क्यों है, कभी ठीक क्यों नहीं होती। अपने ख्यालों को साइड रख कार्तिका पोलाइटली बोली, जी मिस खुराना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। कार्तिका की भीगी शर्ट देखकर रिति को समझते देर नहीं लगी कि कार्तिका ठंडे पानी से नहाकर आई है। हमें माफ कर दें कार्तिका, हम आपके साथ यह सब करवाना नहीं चाहते थे। अचानक हमारी तबीयत खराब हो गई तो अस्मित आपके पास चले आए। कार्तिका ने एक फेक स्माइल उसे दी। पहले जब रिति इस घर में आई थी तो कार्तिका को उसके लिए बहुत बुरा लगा था। एक बार तो कार्तिका उसे सब बताने भी वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उसने उसे कुछ बताया नहीं था। तब से आज तक कार्तिका रिति को देखकर दीवार पर अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस किया करती थी कि उसे कभी रिति जितनी कमजोर लड़की नहीं बनना। ये वह चीज थी जो उसे बताती थी उसे क्या नहीं करना। इसलिए भी कार्तिका उसे आज तक दोस्ती नहीं कर पाए। मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरी दवा ला दोगी तुम, रिति मरी हुई आवाज में बोली। कार्तिका उसे अच्छे से सुलाकर वहां से चली गई। किचन में जाते ही आर्या की नाक में खाने की वही खुशबू आई जिसे वह सिर्फ सूंघ सकती थी। श्यामा, ब्रो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तू और अपूर्व मेरे लिए खाना बना रहे होंगे और मैं तुम्हारे हाथ का खाना नुक्स बता बता कर खाऊंगी। कोको, आई डोंट थिंक इट विल एवर हैपन, श्यामा ध्यान से खाना बनाते हुए बोला। यो ब्रो, इंग्लिश इंग्लिश, कार्तिका उसे छेड़ते हुए बोली। ये सब छोड़ो, अब बताओ ये ट्रांसपेरेंट कपड़े बदलने का इरादा है कि नहीं। तुम्हारा सारे अंतर्वस्त्र दिख रहे हैं। श्यामा लास्ट लाइन धीरे से बोला। यो ब्रो बदतमीज, हाँ, अब कुछ होगा तुम्हारी बीवी का, वरना तो भगवान ही मालिक था। कार्तिका गैस पर बर्तन रखते हुए बोली। सब आपकी मेहरबानी है, ये बदतमीजी भी, श्यामा अदब से सर झुकाते हुए बोला। कार्तिका हंसने को हुई कि उसे अस्मित के कदमों की आवाज सुनाई दी जिसके बाद दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन एक दूसरे को काट खाने वाले हो गए। अस्मित ने जैसे ही अंदर देखा वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। श्यामा और कार्तिका एक दूसरे के छूने पर भी ऐसे एक दूसरे को घूर रहे था जैसे हाथ में पकड़ा चाकू एक दूसरे की गर्दन में घोंप देंगे। रिति के लिए दवा बन चुकी है सर, आप बता दें दवा कौन सी डालें, क्योंकि मैं तो हर बार ही गलती कर देती हूँ और रिति मैडम की तबीयत खराब हो जाती है। कार्तिका धीमी आवाज में बोली। अस्मित ने आंखें छोटी कर उसे घूरा। कार्तिका ने उसके सामने 20 से 30 दवा के पत्ते रखे। अस्मित ने उसे घूरा। सर, ये सब दवाएं मिस खुराना ने ले ली है और हर बार उनकी तबीयत खराब ही हुई है। चेक करने के लिए मैंने 2 बार हर दवा को उन्हें दिया है, लेकिन मेरे हाथों में ही जहर है, शायद वह हर बार बीमारी पड़ जाती है। और ये कुछ नई महंगी दवा है जिन्हें आप लेकर आए थे, कहकर कार्तिका ने 10 से 15 पत्ते फिर से उसके सामने रख दिए। अस्मित ने गुस्से से उसे देखा। तुम कैसे रिति की जान खतरे में डाल सकती हो? इसके लिए मुझे स्टोर रूम में 2 दिन के लिए बंद रहने होगा, कार्तिका बीच में बोली। नहीं, इस बार तुम सर्वेंट क्वार्टर में ही रहोगी बिना श्यामा से मिले, कहकर अस्मित ने अपनी लाए एक दवा उस सूप में डाली और वहां से चला गया। चट 12। कार्तिका एक गहरी सांस लेकर अस्मित के पीछे पीछे रिति के कमरे की तरफ चली गई। अस्मित ने कार्तिका को रिति की तरफ इशारा किया। कार्तिका रिति के पास जाकर सूप का बाउल टेबल पर रखते हुए एक चम्मच में सूप लेकर नैपकिन अपने हाथों में पकड़ चम्मच के साथ साथ हिलाने लगी ताकि सूप रिति के ऊपर पिछली बार की तरह ना गिर जाए। दूसरी बात, उसे सजा भी नहीं चाहिए थी क्योंकि आज उसका शरीर हद से ज्यादा दर्द कर रहा था। उसे एक अच्छी नींद चाहिए थी जो शायद ही इस सूप के खराब होने पर उसे मिलने वाली थी। एक चम्मच रिति ने अच्छे से खा लिया तो कार्तिका को हैरानी हुई। उसे लगा कि कहीं सच में तो उसके हाथों में जहर नहीं है। इसी तरह दूसरा चम्मच और फिर तीसरा। इसके ही साथ रिति की सांसें हर बार की तरह गहरी होने लगी। मिस खुराना, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है? कार्तिका तुरंत उसे पकड़ते हुए बोली। अस्मित के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आज तो वह कार्तिका को सुना भी नहीं सकता था, क्योंकि दवा तो उसने ही डाली थी। रिति की खांसी तेज होने लगी। अस्मित बोला, डॉक्टर को बुलाओ। कार्तिका ने डॉक्टर को पहले ही बुला लिया था, लेकिन वह जानबूझकर डॉक्टर को बुलाने का बहाने कमरे से बाहर चली गई। तभी कार्तिका के चिल्लाने की आवाज आई। अस्मित ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो रिति बोली, अस्मित आप एक बार कार्तिका को देख आएंगे, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। अस्मित बेमन से कमरे से बाहर चला गया। वह 2 कदम चला ही था कि कार्तिका से टकराते टकराते बचा। असल में बची तो कार्तिका थी, गलती किसी की भी हो डांट कार्तिका को ही पड़ती थी। भले ही गलती अस्मित के ऑफिस में हो या इंडिया के किसी दूसरे कोने में, उसकी वजह कार्तिका ही होती थी। सर, वो डॉक्टर आ गए हैं।
कार्तिका की आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को सुनाई ही ना दे। लेकिन अस्मित भी कम नहीं था, उसके कानों ने तुरंत उसकी आवाज सुन ली। अस्मित आगे आगे, उसके पीछे कार्तिका अपने कमजोर कदमों से, उनके पीछे डॉक्टर। वह सभी जैसे ही कमरे में पहुंचे, रिति का खांस खांस कर बुरा हाल हो गया था। इतना कि उसके होठों के पास से खून भी गिरने लगा था। डॉक्टर तुरंत उसके पास गए। कार्तिका वह सूप उठा जाने लगी तो अस्मित ने उसे रोक लिया। अपनी आंखें छोटी करते हुए उसने सूप को घूरा, फिर कार्तिका को। अस्मित ने सूप का बाव उठाकर उसे सूंघा। कार्तिका उसके देखने का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे सूप में से एक चम्मच सूप उठाकर अपने मुंह में भर लिया। अस्मित को अभी भी कार्तिका पर शक था। उसने ट्रे में रखी दूसरी चम्मच उठाए और सूप का एक सिप लिया। बेड पर खांस रही रिति ने कनखियों ने अस्मित को सूप पीते देखा। कार्तिका को अस्मित के सामने देखकर उसकी मुठ्ठियां कस गई। भले ही वह खांस रही थी, लेकिन इस दर्द से ज्यादा दर्द उसे अपने दिल में हो रहा था। आप दोनों बाहर जाएं, मैं इन्हें चेक करके आपको इन्फॉर्म करता हूं। डॉक्टर के बोलने की देर थी। अस्मित कार्तिका को खींचते हुए वहां से ले गया। कमरे का दरवाजा बंद कर अस्मित कार्तिका पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? इस सूप में इतनी ज्यादा मिर्च क्यों है? कार्तिका ने अपना सर झुका लिया। उसे पता था अस्मित को उसे सुनाने का बहना चाहिए। उसे अच्छे से याद था कि उसने मिर्च का एक कतरा भी सूप में नहीं डाला था। अब अगर वह कुछ बोलती है तो अस्मित उसे और सुनाता, या शायद फिर से उसे उस अंधेरे कमरे में बंद कर दे। अचानक अस्मित का सर चकराने लगा और उसका बड़ा सा भारी भरकम शरीर कार्तिका के ऊपर आ गिरा। कार्तिका को समझ ही नहीं आया कि असल में हुआ क्या। वह गिरने लगी तो उसने किसी तरह अपने कदमों को संभाला। फिर अस्मित को सर सर कुछ रुककर कार्तिका अस्मित का चेहरा देखने की कोशिश करते हुए बोली, मर गया क्या? लेकिन ऐसे अचानक कार्तिका के मुंह से निकला। श्यामा ने भी ये देख लिया। वह कार्तिका की मदद के लिए ऊपर आया। दोनों अस्मित को लिफ्ट से उसके कमरे में ले गए। कोको मालिक के कमरे में आना मना है हमें, आप। श्यामा हिचकिचाते हुए बोला। अबे इतना क्यों डर रहा है? चल आज मैं तुझे अपना कमरा दिखाती हूँ। कार्तिका इतराते हुए बोली। ओह मैडम, कहाँ? कौन सा कमरा? इसका लॉक भी पता है। शादी हो गई सिर्फ कागजों पर, मालिक तो आपकी तरफ ढंग से देखते भी नहीं है। श्यामा कार्तिका का मजाक उड़ाते हुए बोला। हाँ यार, तुम भी सही ही कहत हो। अब का करें, इस साले ने इतना सब कर दिया, मन कर रहा है इसका गला रेत कर भाग जाएं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? श्यामा मजाक उड़ाने वाली टोन में बोला। हमरा शरीर साथ ना ही देता है, ना दिक्कत ही है, वरना अब तक तो ये यमराज के बगल में बैठा मुझे अपनी इस नागफनी जैसी आंखों से घूर रहा होता। कार्तिका मुंह बिगाड़ते हुए बोली। तुमने मुझे बताया क्योंकि तुमने इसे पहाड़ी से नीचे फेंका था? श्यामा के अचानक पूछे इस सवाल से कार्तिका के कदम रुके। वह कैजुअली बोली, बस बताने का मन किया। तुम चाहो तो पुलिस को बता सकते हो। कहते हुए कार्तिका ने अस्मित के दरवाजे पर कोड डाला, फिर अपना फिंगरप्रिंट लगाया, जिससे दरवाजा खुल गया। तुम सच में जानती हो इसका कोड? मुझे लगा नहीं था। ऐसा कुछ हो भी सकता है? श्यामा हैरानी से बोला। तुम मुझे कम समझ रहे हो। एक बार यहां से बाहर तो निकलने दो, फिर बताती हूं तुम्हें सब। अपूर्व से भी मिलना है, पता नहीं कहाँ होगा। उस साले के चक्कर में अपने भाई को खुद से दूर भेज दिया। पापा भी कितने परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। परंपरा उसका क्या होगा? उसे तो पता भी नहीं है मेरा एक संगी पति भी है। कार्तिका को ध्यान आया कि श्यामा उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। उसने देखा तो श्यामा हैरानी से अस्मित के इतने बड़े कमरे को देख रहा था। पूरा घर काफी बड़ा था, जिसमें सब बेहतरीन कमरे थे। इसमें से भी सबसे बेहतरीन कमरा अस्मित का था, जो उसे पता था, लेकिन दर्शन उसे भी आज ही मिल रहे थे। अस्मित के कमरे के यहाँ का बिस्तर भी कितना बड़ा है? श्यामा हैरानी से बोला। दिख नहीं रहा है कितना बड़ा है? फेंका इसे, अब मुझे बहुत सारे और भी काम है, कार्तिका चिढ़ते हुए बोली। श्यामा ने अस्मित को बिस्तर पर लेटाया। कार्तिका वहां से जाते हुए बोली, तुम इसका देख लेना, मैं डॉक्टर को भेजती हूँ। कार्तिका ने डॉक्टर को अस्मित के रूम में भेजा और खुद किचन में चली गई। अचानक कार्तिका के कदम लड़खड़ाए, तो उसने रेलिंग का सहारा ले लिया। अबे यार, ये कमजोरी, अगर अभी रुकी तो 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा। पहले ही 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, अब अभी ही वापस उस कमरे में नहीं जाना चाहिए। कार्तिका, तू सब कर सकती है, सब। खुद को हिम्मत रखते हुए कार्तिका ने धीरे धीरे अपना सारा काम खत्म किया और खाने की प्लेट लेकर अपना खाना खाने लगी। वह इतने गंदे तरीके से खाना खा रही थी कि उसके गले में खाना फंस गया। उसने जल्दी से पानी पिया। कार्तिका की आंखें आज इतने समय बाद नम थी। उसे क्या से क्या बना दिया था अस्मित ने। अस्मित राठौर, तुम्हें नाक रगड़ने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम भी कार्तिका मिश्रा नहीं। कार्तिका नफरत से बोली। जाहिर सी बात थी,
अपनी पुरानी बॉडी के होने पर अब तक वह कुछ भी करके या तो अस्मित को मार देती या यहाँ से कहीं दूर भाग जाती। पहले उसे अस्मित के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन अब सबसे ज्यादा नफरत भी उसे अस्मित से होती थी। कहाँ वह अपने खूनी को ढूंढ रही थी और कहाँ वह यहाँ इस राक्षस के नर्क में आकर फंस गई थी। अपना सारा काम करने का बाद कार्तिका कांपते कदमों से सीधा जाकर अपने सर्वेंट रूम में जमीन पर बिछे उस एक पतली सी चादर पर लेट गई और धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। 13 कुछ देर बाद गहरी नींद में सोई कार्तिका को महसूस होने लगा जैसे कोई हैवान उसे अपनी आगोश में ले रहा है। कार्तिका को ये सपने रोज आते थे, इसलिए नींद में लंबी लंबी सांसें लेकर उसने खुद को शांत किया और सोई रही। अचानक कार्तिका को बेहद गर्म कोई नम्र चीज अपनी गर्दन पर महसूस हुई, जो धीरे धीरे उसकी गर्दन को सक कर रही थी। वह गर्म चीज कार्तिका की गर्दन पर रेंगने लगी, जिससे कार्तिका के पूरे शरीर में कर्ट सा दौड़ गया। उसके लिए ये सब सहना अब हद से ज्यादा मुश्किल हो गया था। एक बुरे सपने की तरह कार्तिका आंखें खोलकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने दो हरी, खूबसूरत, नशीली आंखें आ गई जिन्हें देखकर कार्तिका बुरी तरह डर गई। वह पीछे होने लगी तो अस्मित उसे उसकी कमर से पकड़ अपने करीब खींचते हुए नशे में बोला, पत्नी जी, पति आया है, चलो अपना फर्ज पूरा करो। कार्तिका डरते हुए कांपती आवाज में बोली, का कैसा फर्ज? अस्मित उसके होठों से गर्दन तक अंगुली चलाते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोला, बीवी, तुम्हारे शरीर के अलावा क्यों ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अस्मित, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, वैसे ही मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे जाने दो। तुमने जो जो कहा मैंने सब किया, हर एक शब्द, हर एक चीज सही जो भी तुमने मुझसे करने को कहा, लेकिन प्लीज ये नहीं। कार्तिका गिड़गिड़ाते हुए बोली। अस्मित अपनी जलती बुझती आंखों से लगातार कार्तिका को घूर रहा था। उसे कार्तिका की आवाज इस वक्त इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी कि वह खुद को कार्तिका के करीब जाने से नहीं रोक सकता था। कार्तिको को उसकी गर्दन से पकड़ अपने करीब करते हुए अस्मित ने बिना उसकी सुने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कार्तिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहीं चाहती यह आदमी उसे दोबारा छुए। अपने होठों पर हो रहे दर्द से कार्तिका होश में आई, उसका डर से कांपता शरीर अचानक से शांत हो गया। कार्तिका जैसे पहले से जानती हो ये सब होगा, इसलिए उसने पहले से ही अपने पास ढेर सारे हथियार रखे थे। इतने दिन सर्वेंट क्वार्टर में रहकर उसने सब इंतजाम कर दिया था। वैसे भी अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। अस्मित के करीब आते ही कार्तिका के चेहरे पर जो डरे हुए इमोशंस थे वह सभी पल भर में गायब हो गए, जैसे वह कभी थे ही नहीं। क्या करूं, अब जिंदगी जहनुम बन ही गई है तो यमराज तो बनना ही पड़ता है, कहते हुए कार्तिका ने अपने तकिए के नीचे रखी छुरी अपने ऊपर झुक रहे अस्मित की गर्दन पर तान दी। अस्मित की आंखें भारी होने लगी थी, लेकिन उसे फिलहाल सब दिख भी रहा था और महसूस भी हो रहा था। उसने कार्तिका को देखा जिसकी काली आंखें बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। साफ पता चल रहा था कि उसे अस्मित के मरने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। अस्मित के होठों पर एक फिकी डेविलिश स्माइल आ गई। देखा, देखो खुद को, मैं जानता था तुम ये हो। कार्तिका मिश्रा, द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड। कार्तिका 2 पल के लिए अस्मित को देखने लगी। वह जानती थी अस्मित कार्तिका मिश्रा से किस हद तक प्यार करता था। अस्मित कार्तिका की छुरी अपनी गर्दन खुद ही धंसाते हुए धीमी, अपनी वही पुरानी आवाज में बोला, हम आपको कितना पसंद करते हैं, आप जानती भी है। आपके लिए हमने क्या नहीं किया। अपने पिताजी के हथियारे तक को माफ कर दिया, फिर भी आपने हमारी जरा सी भी कद्र नहीं की। आपको पसंद करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ा गुनाह था, जिसकी सजा आपके बाद साथ हमें भी जिंदगी भर मिलनी चाहिए। आपको पता है, आपको छूने से हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमें गर्म तेल की कढ़ाई में झोंक रहा हो, तो हम खुद को हर बार यह सजा देना चाहते हैं। कहते हुए अस्मित ने ध्यान दिया कि कार्तिका लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। अस्मित ने अपने गले पर लगी छुरी अपने दांतों तले दबा ली। कार्तिका की नजरें अस्मित के होठों पर रुकी। नशे की वजह से अस्मित के होठ बिल्कुल लाल हो चुके थे। बस अस्मित की कुछ अदाएं ही काफी थी कार्तिका के शरीर को अपने वश में करने के लिए। कार्तिका जम सी गई थी, उसका शरीर उसके दिमाग से अलग हो चुका था। अस्मित बड़े ही सेडक्टिवली अपनी लाल हो चुकी जुबान को उस छुरी पर फिराने लगा। उसकी जीभ धीरे धीरे कार्तिका की अंगुलियों की तरफ बढ़ने लगी। कार्तिका का मन कर रहा था उस छुरी से उसकी जबान के साथ साथ मुंह भी काट दे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रही थी। अस्मित की जीभ उसे इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी जैसे पता नहीं उसे क्या मिल गया हो। अस्मित के हाथ कार्तिका के शरीर पर चलने लगे। उसकी गर्म जुबान जैसे ही कार्तिका की अंगुलियों तक पहुंची, कार्तिका पूरा शरीर अजीब सी सनसनाहट से भर गया। अस्मित धीरे धीरे कार्तिका के करीब और करीब बढ़ने लगा। कार्तिका मन ही मन खुद को कोस रही थी। वह अस्मित को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अस्मित के हाथ जैसे जैसे कार्तिका के शरीर को छू रहे थे, वैसे वैसे कार्तिका का शरीर रिएक्ट कर रहा था। अचानक कार्तिका को महसूस हुआ जैसे वह पूरी जगह बदल रही हो।
कार्तिका ने हैरानी से अपनी आंखें बंद की, फिर दोबारा खोली। अस्मित कार्तिका की कलाइयों पर अपनी पकड़ कसते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगा। कार्तिका के माथे पर पसीने की बूंदों ने जगह ले ली। फिर से उसके आसपास की चीजें बदलने लगी और धीरे धीरे अस्मित के गर्म होठों की गर्मी के अलावा कार्तिका की आंखों के सामने से सब बदल गया। उस शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे किसी और की स्प्रिट वापस आ रही हो। अब ये क्या चीज है? अस्मित अस्मित, ये हो क्या रहा है? कार्तिका बोल तो रही थी लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं और ही थी। अचानक एक कमरा जिसमें लाल लाइट जल रही थी। कार्तिका ने खुद को देखा। उसके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। उस छोटे से कमरे में वह एक फूलों से सजे बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी नजर पास के शीशे पर गई जिसे देखकर वह अचानक चिल्ला पड़ी। अहह, ये वह थी कार्तिका, जिसका आधा चेहरा एसिड से जला हुआ था। एक नॉर्मल लड़की जो एसिड अटैक का शिकार हुई थी। 14। ये मैं तो वो कौन थी? मैंने 2 साल कहाँ गुजार दिए? ये हो क्या रहा है? अस्मित वो था मेरे साथ। कार्तिका जैसे ही बिस्तर से उठी एक मोटा आदमी अंदर आया। जाहिर सी बात थी कार्तिक का दिमाग खराब था, जिसके चक्कर में अब पता नहीं वह क्या करने वाली थी। उसने देखा वहां पास में एक शीशे की बोतल पड़ी है जिसे डेकोरेशन के तौर पर यूज किया गया है। कार्तिका ने उसे उठाकर उस आदमी के सर पर फोड़ दिया। फिर बिना किसी रहम के उसका गला काट दिया। उसने खिड़की ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिली। अभी कार्तिका को बाहर निकलना था, सोचने का समय उसके पास फिलहाल बिल्कुल भी नहीं था। वह जैसे ही कमरे से बाहर आई, उसकी नज़र सामने बैठी कई सारी लड़कियों पर पड़ी जो रोते हुए हैरानी से उसे देख रही थी। उनमें कई सारी लड़कियां बहुत छोटी एज की थी। कार्तिका समझ गई यह भी उसके साथ है, यहाँ फंसी हुई है। एक लड़की सकते हुए आगे आकर बोली, तुम ठीक तो हो ना? खुद ही हमका उस मोटे गेंडे के साथ फंसा कर पूछ रहे हो हम ठीक है? कार्तिका ने हैरानी से अपना मुंह कवर कर लिया। उसकी भाषा, वह क्या बोल रही थी? कार्तिका ने अभी इस सब पर ध्यान देने का बजाय यहाँ से निकलना ठीक समझा। वह बोली, दरवाजा कहाँ है, चलोगे या सर फोड़कर जान निकाले तुम्हारी? दूसरी लड़की बोली, हाँ वो लेकिन यहाँ बहुत लोग हैं। कार्तिका उनमें से एक लड़की का दुपट्टा अपने शरीर पर बांधते हुए बोली, गुरे कहो सालों को। कार्तिका उन बड़ी लड़कियों से बोली, डंडा या जो भी हो पकड़ लो। ए छुटनकियों यहाँ आओ तुम सब, कौमो लड़ाई जानत हो। कराटे सीखा था शू में एक लड़की आगे आई। कार्तिका बोली, ठीक है हम उन छुटनकियों को लेकर निकलेंगे। गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए कोई आवाज होगी तो सब भाग जाना यहाँ से, पलट कर भी मत देखना, बाकी तुम सब अपना अपना देख लो। 2 लोग एक साथ जाना, दोनों जितना पीट सको पीट देना। जान से एक लड़की आगे आई जिसके चेहरे पर काफी चोट लगी थी। देखने से लग रहा था काफी मारा है उसे। कार्तिका वहां से दूसरी तरफ जाते हुए बोली, अरे आत्मा ही काहे ना निकाल लो, सब चलेगा। कार्तिका के साथ 5 से 6 छोटे बच्चे थे और वह 3 लड़कियां। कार्तिका आगे चल रही थी और वह दोनों उसके साथ। सामने एक आदमी दिखा जिसे मारने कार्तिका आगे गई। उसके बाद ऐसे ही कुछ और जिन्हें वह सीधे मारते गए। सामने दरवाजा था। चोट खाई लड़की बोली, तोड़ना पड़ेगा। दूसरी लड़की बोली, टीन का है आवाज आएगी। कार्तिका उस चोट खाई लड़की से बोली, तुम रहने दो इसे, हम देखते हैं, क्या पता हमें भागना भी पड़े। वह लड़की बोली, चॉइस नहीं है कार्तिका, तुम दोनों इसे अकेले नहीं संभाल पाओगी। सना बहस नहीं, तू बच्चों को देख। कहते हुए कार्तिका ने उस लड़की की तरफ देखा। नामी बोली, नामी तैयार है। दरवाजा टूटने पर कोई नहीं होगा तो बच्चों सना के साथ तेज भागना, तभी जिंदा बच पाओगे। नामी ने दरवाजा चेक कर कार्तिका को कुछ इशारा किया। दोनों ने एक साथ उस दरवाजे को लात मारी। दरवाजे के टूटने पर सना उन लड़कियों के साथ वहां से भाग गई। कार्तिका और नामी दूसरी तरफ भागी। कार्तिका बोली, तमंचा चलाना जानती हो? नामी ने एक स्मर्क लुक उसे दिया। साफ था वह जानती थी गन चलाना। तभी किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज आने लगी। दोनों वहां अंधेरे में छिप गई। जैसे ही एक पैर आगे आया, नामी ने अपना पैर आगे कर उसे गिरा दिया। उस आदमी के कमर पर गन थी जिसे कार्तिका ने निकालकर उसके साथ आए दूसरे आदमी को शूट किया, फिर पहले वाले को। नामी ने दूसरे वाले से गन ली। उसने कार्तिका को देखा तो कार्तिका के हाथ अपने आप अपने चेहरे की तरफ जाने लगे। फोrehead से आंख की तरफ वाले जले हुए हिस्से को 2 बार टैप करने पर उसकी आंख एक्सरे विजन का काम करने लगी। यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फोकस कार्तिका, फोकस ऑन योर वर्क, कहते हुए कार्तिका ने पूरी जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया। बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब, 3 मिनट बचे हैं। बहुत पावरफुल है। कार्तिका ने 2 बार फिर से उसी जगह पर टेबल किया, जिसके बाद उसकी दोनों आंखें नौमा हो गई। नामी बोली, लेट्स गो। सभी लड़कियां चली गई है और यहाँ बचे आदमियों को शायद पता नहीं है इस बॉम्ब के बारे में। ऑकवर्ड, कार्तिका कुछ कहना चाहती थी। नो बट व्हाट, चलो जल्दी, कहकर नामी उसे खींचते हुए वहां से ले गई। कार्तिका भी उसके साथ भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर उस पूरी जगह को देखा।
उसे उन लड़कियों की फिक्र हो रही थी। ऊपर से वह सभी इतनी आसानी से निकल गए थे, यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। कार्तिका अचानक से रुक गई। उसने अपनी आंख वाला स्कैनर फिर से ऑन किया और इस बार वह नामी का एक्सरे देख रही थी, जिसके पास 2 गन पहले से मिली। कौन हो तुम? टेल मी अदरवाइज कहते हुए उसने अपनी गन अनलॉक की। नामी रुक गई। वह घबराते हुए बोली, कार्तिका ये क्या पागलपन है? हमें भागना चाहिए। तुम जानती हो, आई डोंट केयर। कहते हुए उसने उसके दोनों कंधों पर शूट कर दिया। नामी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तुम जानती हो मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। मर जाओगी तो एक मेडल तुम्हारे नाम हो जाएगा, बाकी किसी को कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ इन सब का पता लगाने आई थी। आई एम ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। तो पहले बताना चाहिए था ना। कहते हुए कार्तिका ने उसके सीने में गोली चला दी। तभी बॉम्ब ब्लास्ट होने की आवाज तेज होने लगी, जिससे कार्तिका के कदम वहां से भागने लगे। वह कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि ब्लास्ट हो गया, जिससे कार्तिका हवा में उड़ती हुई कुछ दूर जाकर गिरी। तभी कुछ अजीब अजीब हुआ और वह जगह बदलने लगी। घर अंधेरे में डूबा था। कार्तिका की आंखें जैसी कुछ देख ही नहीं सकती थी। अपनी अंगुलियों पर कुछ महसूस कर उसने देखने की कोशिश की तो वहां उसे जली हुई सिगरेट दिखी। उसकी आवाज के बाद कुछ गिरने की आवाज आई। कार्तिका की जैसे सांसें अटक गई थी। वैसे ही अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था उसकी समझ से परे था। तभी एक लड़की की सडक्टिव आवाज कार्तिका के कानों में पड़ी। उसने सर निकाल कर देखा तो वह एक सेल्फ के नीचे छिपी थी। कार्तिका हैरानी से बोली, मैं यहाँ कब आई? बाहर निकलकर उसने खुद को देखा तो उसकी कपड़े जो उसे दूसरे सर्वेंट ने दिए थे, वह आगे से एक लाइन में सीधे फटे हुए थे। उसके अंडरगारमेंट्स साफ दिखाई रहे थे। अपने कपड़ों से खुद को ढकते हुए कार्तिका उस आवाज की तरफ गई। उसने चारों तरफ देखा। उसे समझ आया कि वह सर्वेंट रूम से बहुत दूर अस्मित की उस नई रखेल के कमरे के आसपास थी। कार्तिका दबे पांव वहां से जाने लगी तो उसने खिड़की से देखा कि अस्मित बेड पर बैठा अपनी शर्ट खोल रहा है और उसके नीचे शॉर्ट ड्रेस में लेटी रीति उसे ललचाई नजरों से देख रही थी। कार्तिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आदमी सच में इज्जत के काबिल नहीं था। उसे समझते देर नहीं लगी कि कार्तिका मिश्रा ने क्यों इस आदमी को जान से मारने की कोशिश की थी। भाड़ में जाए साला कमीना, अब हम यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रहेंगे। परंपरा को लेकर वेट, अभी जहां मैं गई थी वहां मैंने वही खुशबू महसूस की थी जो उन लोगों से आ रही थी जिन्होंने मुझे मारा था। मेरा चेहरा। कार्तिका की आवाज इस बार थोड़ी जोर की थी, जिससे अंदर अपनी शर्ट उतार रहा अस्मित रुक गया। उसने अपने नीचे लेटी रीति को देखा। वह हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे गिर गया। लड़खड़ाती जुबान के साथ अस्मित बोला, सॉरी मैं। अस्मित अभी होश में था, इसलिए रीति ने अभी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि खुद को बेचारी दिखाते हुए वह धीमी सेड्यूसिंग आवाज में बोली, अस्मित आप ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद? अस्मित अपना सर झटकते हुए बोला, मिस रीति गलती मेरी है। कहकर वह वहां से बाहर चला गया। अस्मित के बाहर जाते ही रीति का चेहरा गुस्से से भर गया। वह पैर पटकते हुए बोली, अस्मित तुम इस हालत में भी मेरे नहीं हो पाए। ये सबसे बुरी बात है मेरे लिए। लेकिन जाओगे भी कहाँ? आना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा। मेरे पास नहीं तो तुम मर जाओगे। एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ याशिका अपने कमरे की लाइट कम करके बिस्तर पर बैठी अस्मित के आने का इंतजार करने लगी। वहीं कार्तिका मौके का फायदा उठाकर अस्मित के कमरे में घुस गई थी। वह उसे अच्छे से देख रही थी कि कहीं से उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वह अपने शरीर को काबू कर सके, या ऐसा कुछ जो उसे अस्मित के पास होने पर इतना ज्यादा अफेक्ट करवा रहा था, उसके बाद में कुछ जानकारी दे सके। कार्तिका कबर्ड से सारा सामान जमीन पर फेंकते हुए बोली, कैसे? क्या कुछ तो मिले? यहाँ अभी अभी पता नहीं कहाँ घूमकर आई हूँ। किससे पूछूं? कुछ तो मिले, कोई तो हो। लेकिन कहते कहते कार्तिका को अपने पीछे किसी बड़े डरावने शख्स के होने का एहसास हुआ। डर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई बड़ी और मजबूत चीज उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। एक झटके में कार्तिका का पतला शरीर पीछे मुड़ा, जिसके साथ उसके होठों पर किसी के होठ आ गए। कार्तिका आंखें फाड़े उस हैंडसम चेहरे को देख रही थी। अस्मित के शरीर पर अभी कपड़े ना के बराबर थे। अस्मित को पता चल गया था कि उसने ड्रग्स स्मोक इनहेल कर लिया है, इसलिए अपने कपड़े उतारकर वह ठंडे पानी से शावर लेने जा रहा था कि कार्तिका की खुशबू ने उसे अपनी तरफ इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया कि वह चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर सका। कार्तिका के होठों को किस करते हुए उसकी डिजायर्स उसके सर चढ़ गई थी। कार्तिका किसी तरह अपने होठों को छुड़ाकर अस्मित को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, अस्मित छोड़ो मुझे। अस्मित मैंने कहा छोड़ो मुझे। अस्मित को उसकी ना से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वैसे ही उसकी डिजायर्स ने उसका दिमाग खाली कर चुकी थी। कार्तिका को अपनी गोद में उठाकर उसने उसके पैरों को अपनी कमर पर लपेट दिया। उसकी पीठ को दीवार से सपोर्ट देते अस्मित उसे किस करने लगा। कार्तिका का शरीर फिर से उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगा।
उसके हाथ अस्मित के गले पर इतने लुभावने अंदाज में चल रहे थे कि कार्तिका खुद हैरान थी अपने इस मूव पर। अचानक उसे अपना शरीर पानी में डूबता हुआ महसूस होने लगा। उसने आसपास देखा तो वह अस्मित के उस लग्जूरियस बाथरूम के बाथटब में लेटी थी। और उसके ऊपर अस्मित था जो उसके शरीर को किस करने से ज्यादा बाइट कर रहा था। कार्तिका चिल्लाते हुए बोली, आह अस्मित अस्मित छोड़ो मुझे, अस्मित मैं मार दूंगी तुम्हें, अस्मित अतत। वहीं अस्मित बार बार कार्तिका के मुंह से अपना नाम सुनकर जैसे पागल सा हो रहा था। उसके दिमाग में कार्तिका का शरीर और उस पर फिसलते अपने हाथ महसूस हो रहे थे। इसके सिवा कार्तिका की आवाज जो उसे अपने पास बुला रही थी। कार्तिका की कमर पर अपना हाथ फेरते हुए अस्मित अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, जब तुम्हें पता है तुम मुझसे नहीं जीत सकती तो फिर यह सब नाटक क्यों करती हो। कार्तिका का शरीर अस्मित के हर एक टच से सिहर रहा था। उसके हाथ अस्मित के खुले शरीर पर घूम रहे थे। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी लेकिन अस्मित जैसे चुंबक बन चुका था उसके लिए। अस्मित उसे फिर से अपनी गोद में उठाते हुए बोला, इतने लोगों के साथ सोती हो, आज अपने पति को खुश करके दिखाओ, हम भी तो देखें इन 2-3 सालों में तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी बदली है। अस्मित की आवाज इस वक्त इतनी कामुक थी कि कार्तिका चाहकर भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। 16 अचानक कार्तिका का ध्यान ठंड से टूटा। अस्मित का बेड खिड़की के बिल्कुल पास बना था। बाहर हो रही बारिश अंदर आ रही थी। बिस्तर पर लेटी कार्तिका का खूबसूरत शरीर ठंड से कांप रहा था। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रहा था। अस्मित उसे ऐसे देखकर सब कुछ भूल गया। अस्मित को खुद से दूर देखकर उसने उठने की कोशिश की तो अस्मित तुरंत उसके ऊपर आ गया। कार्तिका की बची कुची शर्ट को बड़े ही सलीके से फाड़ते हुए बोला, मुझे ज्यादा नखरे करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो बी ए गुड गर्ल। कार्तिका चिल्लाती रही, खुद को छुड़ाने की लाख कोशिशें करती रही लेकिन अस्मित को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके बड़े कठोर हाथ कार्तिका के शरीर को छूने से रुक ही नहीं रहे थे। अस्मित भी महसूस कर रहा था कि कार्तिका की सिर्फ जबान उसे मना कर रही है। उसका शरीर तो जैसे हमेशा से उसका ही हो। कार्तिका की घुटी हुई चीखों के साथ अस्मित अपने आपे से बाहर हो गया। अगली सुबह कार्तिका की पलकें हिलने लगी। एक बुरे सपने की तरह उसके दिमाग में सारी यादें चलने लगी। कार्तिका किसी भूत की तरह बिस्तर पर उठ बैठी। लंबी लंबी सांसें लेते हुए कार्तिका ने चारों तरफ देखा। टेबल पर पानी का ग्लास रखा हुआ था, जिसे पकड़ते हुए कार्तिका ने एक सांस में ग्लास खाली कर दिया। ओह मैया, ये सब क्या था? इतना खतरनाक सपना किसे आता है बे? और वो क्या था? वो फैक्ट्रियां, सना सना भी तो थी उधर, और वह जो नहीं थी क्या थी? क्या थी? उसने कहा था पुलिस ऑफिसर। कार्तिका अब हन सपना देख रही होगी, तू रहने दे, दिन भर वही सब घूमता है तेरे दिमाग में, इसलिए ये सब हुआ होगा। उसने दोनों हाथों में अपना सर पकड़ लिया। तभी एक बाल्टी ठंडा पानी कार्तिका के सर पर पड़ा। कार्तिका काली चादर में लिपटी थी। पानी पड़ने से पूरी चादर उसके शरीर से चिपक गई थी। इतना सारा पानी एक साथ सर पर पड़ने से कार्तिका सांस लेने के लिए जगह ढूंढने लगी। रिति गुस्से से कार्तिका के बाल पकड़ते हुए बोली, कमीनी, नौकरानी होकर अस्मित को पाने के सपने सजा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अस्मित को सेड्यूस करने की? कार्तिका के कुछ करने से पहले वह जमीन पर गिर चुकी थी। रिति उसे उठाते हुए बोली, चल कमीनी, तुझे आज ही इस घर से बाहर फेंकती हूँ। कार्तिका को उठने में भी अपने पैरों में दर्द महसूस हो रहा था, इतना जितना शायद उसने आज से कुछ साल पहले महसूस किया था। कार्तिका को समझते देर नहीं लगी कि वह सब जिसे वह अपना सपना समझ रही थी वह उसके साथ सच में हुआ था। कपड़ों के नाम पर उसके शरीर पर एक चादर लिपटी थी जो पूरी भीग चुकी थी। रिति उसे खींचते हुए अस्मित के उस बड़े से कमरे से बाहर लेकर आई। कार्तिका को चलने में हद से ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह अभी ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाएगी। तभी चलते हुए उसके शरीर से लिपटी काली चादर भी जमीन पर गिर गई। कार्तिका को इसकी खबर तक नहीं थी। तब तक वह कुछ होश में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार्तिका ने घबरा कर खुद को देखा। पता नहीं कैसे लेकिन कार्तिका के शरीर पर एक शर्ट बंधी थी। अपना हाथ रिति से छुड़ाकर कार्तिका ने खुद को संभाला। कार्तिका ने ये सब इतनी जोर से किया था कि रिति जमीन पर गिर गई। अब तक श्यामा भी उनके पास पहुंच गया था। उसने भी जल्दी से अपने साथ लाए अस्मित की शर्ट कार्तिका के ऊपर डाल दी। कार्तिका ने खुद को अच्छे से ढका। श्यामा उसकी हालत देखकर पानी लेने किचन की तरफ भागा। इतने में रिति उठ गई। कार्तिका की कलाई मरोड़ते हुए वह गुस्से से बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अस्मित पर नजर डालने की? वो सिर्फ मेरा है। कहते हुए वह फिर से कार्तिका को खींचते हुए घर से बाहर ले आई। कार्तिका खुद को छुड़ाने वाली थी लेकिन उसे ध्यान आया कि रिति के छुए रहने से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यह एक अच्छा मौका था इस जन्नत वाले जहनुम से बाहर निकलने का। विला के आगे बने बड़े से गार्डन का बीच से खींचते हुए रिति कार्तिका को बाहर ले जा रही थी।
उनके पीछे श्यामा भी रीति को चिल्लाते हुए रुकने का बोल रहा था। कार्तिका की नजरें तो वहां बने उस बड़े से दरवाजे को देख रही थी, जिससे अभी वह बाहर जाने वाली थी। रीति ने गेट का बाहर लाकर कार्तिका को जमीन पर पटक दिया। कार्तिका इससे संभल नहीं पाए और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर अभी तक रीति के सहारे खड़ा था, जो उसके छोड़ने से जमीन पर गिर गया। रीति कार्तिका को बालों से पकड़ते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत, आज तुझे पता चलेगा नौकरानी। चटाक की आवाज के साथ रीति की आवाज गले में अटक गई। पीछे से दौड़कर बाहर आ रहा श्यामा जमीन पर गिर गया। कार्तिका के बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिनके बीच से झांकती उसकी डरावनी आंखें दो पल के लिए लाल लाइट सी चमकी। ये देखकर श्यामा की चीख निकल गई। जमीन पर खिसकते हुए वह अपनी जगह से पीछे जाने लगा। वहीं कार्तिका के सामने खड़ी रीति की तो पूरी दुनिया ही घूमने लगी। अपना सर पकड़ते हुए उसे कार्तिका 1 से 2, 2 से 3 होती दिखाई दे रही थी। कार्तिका का थप्पड़ इतनी जोर का था कि रीति की नाक से खून की पतली धार बहने लगी। अचानक सामने खड़ी कार्तिका के कदम लड़खड़ाए। उसने अपना सर उठाकर रीति को देखा। रीति की हड्डियां तक कांपने लगी। कार्तिका को इस तरह अपने सामने देखकर कार्तिका का ऑरा काफी पावरफुल था, जिससे डरकर रीति पीछे खिसकने लगी। कार्तिका ने हैरानी से रीति का चेहरे को देखा, जिस पर अंगुलियों के निशान छप चुके थे। उसने अपने हाथ पर हल्की झंझनाहट महसूस हुई। मतलब इस लड़की का ये हाल उसने ही किया था। फिलहाल वह उस नर्क जैसी जन्नत से बाहर थी। ये सोचकर कार्तिका ने चैन की सांस ली। उसने खुद को देखा। उसने श्यामा की पहनाई शर्ट पहनी थी। कार्तिका ने सामने खड़ी संस्कारी डिकी लड़की के गले से दुपट्टा बड़ी ही बेरहमी से निकाल लिया। दुपट्टा खींचने की वजह से रीति लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। कार्तिका को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी, इसलिए उसने रीति की तरफ उसने पलटकर भी नहीं देखा। दुपट्टे को साड़ी की तरह लपेटते हुए उसने गेट के अंदर जमीन पर डर से कांपते श्यामा को देखा। उसकी तरफ पॉइंट करते हुए वह बोली, श्यामा बच्चे, तेरी दीदी तुझे ले जाएगी, तू चिंता ना करना। फिलहाल अभी मैं बच जाऊं, कहकर कार्तिका लंगड़ाते हुए वहां से चली गई। AR इंडस्ट्रीज। अस्मित का दिमाग आज बेहद शांत था। इतना शांत कि कीबोर्ड के बटन की आवाज के अलावा और कोई भी आवाज उसके कानों में जाती तो तुरंत ही उसे ऑफिस निकाला मिल रहा था। रिवाज भी अच्छे से समझ रहा था कि आज अस्मित का दिमाग अच्छी तरह से पका हुआ है, जिसका इलाज सिर्फ मुंह रखना है। इसलिए पूरा ऑफिस शमशान घाट वाली शांति से घिरा था। अस्मित के ऑफिस में हेड चेयर पर बैठा अस्मित फटाफट फाइल साइन कर रहा था। 30 मिनट का काम उसने आधे से भी कम समय में पूरा कर लिया। सारी फाइल्स रिवाज की तरफ बढ़ाते हुए वह बोला, बाकी बाद में, कहकर वह कैबिन से बाहर निकल गया। रिवाज ऑफिस का ऑटोमेटिक सिंक को ऑन कर ऑफिस लॉक करके अस्मित के पीछे चला गया। अस्मित की लिफ्ट सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी, जहां अस्मित की एक्सपेंसिव कार खड़ी थी। रिवाज ने जल्दी से आकर उसके लिए दरवाजा खोला। अस्मित बिना किसी रिएक्शन के अंदर जाकर बैठ गया। रिवाज को पता था कहां जाना है। अस्मित का दिमाग खराब होता ठीक वह हमेशा अपने घर जाता था, चाहे वह कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, जाना उसे वहीं होता था। रिवाज ने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ाई। कुछ ही देर में वह विला के सामने पहुंच चुके थे। बाहर जमीन पर पड़ी रीति को देखकर अस्मित जल्दी से बाहर आया। श्यामा गेट के अंदर था। वह रीति की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हो नहीं रहा था, क्योंकि वह गेट से बाहर जो नहीं आ सकता था। अस्मित को सामने देखकर वह डरता डरते बोला, मालिक कोको, कहते कहते उसकी आवाज हिचकियों में बदल गई। अपने शब्द ठीक करते हुए वह बोला, वो कार्तिका को आपके कमरे में देखकर रीति मैडम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अस्मित आंखें छोटी करते हुए बोला, कितना टाइम? श्यामा बोला, 1 घंटा। अस्मित तुरंत का की ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल गया। उसने रीति को नजर भर भी नहीं देखा। रिवाज जब तक वहां पहुंचा अस्मित जा चुका था। 17 वृद्धा जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरकर कहीं जा रही थी। वह दरवाजे के पास पहुंची तभी डोरबेल बजी। वृद्धा ने दरवाजा खोला तो सामने अस्मित खड़ा था। वह अंदर आकर चारों तरफ देखने लगा। उसे ध्यान आया कि वृद्धा कहीं जा रही है। वह कुछ पूछता उससे पहले परंपरा बोली, सर, आई एम श्योर आप डिवोर्स पेपर्स लेने आए होंगे। वहीं सामने टेबल पर पड़े होंगे, मैंने साइन कर दिए हैं। आप ये चाबी रखिए, प्लीज रूम लॉक कर दीजिएगा। मेरा एक पेशेंट HOSPITA से भाग गया है, मुझे उसे देखने जाना है। उसके परिवार वाले बिल्कुल अच्छे नहीं है, कहकर वह वहां से भाग गई। अस्मित ने अपने हाथ में पकड़ी उस चाबी को देखा, फिर पूरा घर ढूंढने लगा। जब वह कार्तिका को यहां से लेकर गया था तो क्या पता उसे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे वह उसके बारे में जान सके। कुछ मिनट ढूंढकर ही वह समझ गया यहां कार्तिका की कोई चीज उसे नहीं मिलने वाली, इसलिए अस्मित वहां से चला गया। ऑफकोर्स वह इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। कार्तिक को वह किसी भी हाल में ढूंढकर ही रहेगा। दूसरी तरफ वृद्धा HOSPITA पहुंची।
है। डॉक्टर्स उसका ही इंतजार कर रहे थे। इससे पहले वह कुछ पूछती डॉक्टर बोले, आप फिलहाल दूसरे पेशेंट को देखिए, इसे संभाल लिया गया है। अचानक वहां से गुजर रहे एक स्ट्रेचर पर पड़े पेशेंट ने वृद्धा का हाथ छुआ। वृद्धा ने देखा तो वहां कार्तिका थी, जो लगभग बेहोश हो चुकी थी। वृद्धा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कोको ये सब। कार्तिका बेहोश हो गई। वृद्धा बोली, इसे मैं देखूंगी, आप सब इसे इमरजेंसी रूम में ले चलें। कुछ घंटे बाद वृद्धा परेशान सी कार्तिका के वार्ड के बाहर बेंच पर बैठी थी। उसे पता चल गया था कार्तिका के साथ क्या क्या हुआ है। वृद्धा खुद से बोली, मुझे तो लगा था तुम फिर से कहीं चली गई हो, पहले की तरह, लेकिन ये सब तुम्हारे साथ हो रहा होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। कहते हुए वह रोने लगी। तभी कई सारे बॉडीगार्ड्स हाथ में मशीन गन लिए वहां दौड़ते हुए आए और कार्तिका को जिस वार्ड में शिफ्ट किया गया था उसे घेर कर खड़े हो गए। वृद्धा हैरानी से अपनी जगह से उठते हुए बोली, ये सब क्या चल रहा है? कौन हो तुम सब? यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो गए? वृद्धा के सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। तभी किसी के जूतों की आवाज आने लगी। वृद्धा ने सर घुमाकर देखा तो वहां से रिवाज आ रहा था। वृद्धा को इग्नोर कर वह सीधा वार्ड के अंदर चला गया। वृद्धा भी गुस्से से अंदर आई। वहां कोई नहीं था। पूरा रूम चेक करने पर भी कुछ नहीं मिला। रिवाज वृद्धा की तरफ मुड़कर बोला, कार्तिका कहाँ है? मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। वृद्धा रिवाज को कुछ कहने ही वाली थी कि उसे याद आया 3 साल पहले जब कार्तिका उससे मिली थी तो उसने उससे कहा था, कभी मेरा जिक्र किसी के सामने मत करना, कुछ भी करके मुझसे खुद को दूर कर लेना। वृद्धा बोली, मैं किसी कार्तिका को नहीं जानती। कहकर वह जाने लगी तो रिवाज उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ जबरदस्ती मोड़कर बोला, जितना पूछा है उतना जवाब दो। वृद्धा उसका हाथ झटकते हुए बोली, मैं भी जितना जानती हूँ उतना ही बता रही हूँ। रिवाज गुस्से से उसका हाथ दोबारा पकड़ते हुए बोला, तुम जानती हो मुझे तुम कितनी ज्यादा नापसंद हो, फिर एक बहाना मत दो तुम्हें जिंदा दफनाने का। वृद्धा को रिवाज की इस बात पर गुस्सा आ गया। पहले तो उसने अपना हाथ घुमाकर रिवाज की पकड़ से छुड़ाया, फिर एक जोरदार पंच रिवाज के भोले भाले चेहरे पर दे मारा। वृद्धा अपने हाथ झाड़ते हुए बोली, अब हमारा डिवोर्स हो गया है, तुम्हारी वजह से बहुत कुछ खोया है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बची है जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहती, भले ही मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। और ध्यान रहे मैं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, आगे से हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। कहकर वह वहां से चली गई। वृद्धा के जाने के बाद रिवाज को होश आया। उसने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा, जो अब बंद हो गया था। अचानक उसे अपनी नाक पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। फिर कुछ गर्म लिक्विड सी चीज उसे अपने होठों पर महसूस हुई। रिवाज ने चेक किया तो वह उसका ही खून था। वह एक कदम आगे बढ़ा कि चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अंदर आकर उसके बॉडीगार्ड्स ने जब अपने सेकंड बॉस की ऐसी हालत देखी तो सभी परेशान हो गए, क्योंकि उनके बिग बॉस इस आदमी का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते थे। इसलिए जल्दी से एक आदमी डॉक्टर बुलाने गया और बाकियों ने रिवाज को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इंग्लैंड, एक 50 मंजिला बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर शीशे की दीवार से नीचे झांकती एक औरत हीरों से सजी वापस जाकर बॉस चेयर पर बैठ गई। कैबिन का दरवाजा खुला और एक हैंडसम लड़का 3 पीस आमानी ब्लैक सूट पहने एक लड़का चेहरे पर आर्जेंट एक्सप्रेशन लिए अंदर आया। उसके कुछ बोलने से पहले वह औरत बोली, कैसी रही मीटिंग? क्या फैसला है उनका? वह लड़का उसके सामने रखी चेयर पर बैठते हुए बोला, मॉम, आई थिंक आई एम ब्रिलियंट, दे आर इम्प्रेस्ड विद मी। अद्विक, तुम्हें किसी भी हाल में उन सबको अपनी तरफ करना होगा। तुम्हारे डैड की डेथ के बाद हमें नहीं लगता उन सबको हमारे साथ काम करने में कोई दिलचस्पी होगी। अद्विक अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, मॉम यू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। कीर्ति, यानी अद्विक की सौतेली माँ आंखों में आंसू लिए बोली, आई नो अद्विक, पर तुम अभी इतने छोटे हो, कॉलेज भी नहीं हुआ है तुम्हारा, ऐसे में तुम्हें कंपनी के मामलों में घसीटना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अद्विक अपनी माँ को गले लगाते हुए बोला, मॉम आप रो क्यों रही है? आपका बेटा है ना, सब संभाल लेगा, आप चिंता मत कीजिए। कीर्ति अपनी आंखें साफ करते हुए बोली, वह जो कुछ दिन पहले तुम्हारा SCANDA लीक हुआ था उसका क्या हुआ? वो अवीरा ने सब संभाल लिया है, उसने बताया था मुझे। ओक मॉम, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। घर में कोई आपको परेशान करे तो आप बिना डरे सबको डांट सकती है। और कब आपका बेटा भी इस काबिल है कि वह आपकी साइड ले सके? कीर्ति ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा, जिसके बाद अद्विक वहां से चला गया। उसके जाते ही कीर्ति के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए उन्होंने टेबल पर रखे नेम प्लेट को देखा। अद्विक रॉय, एक फिकी मुस्कान के साथ उन्होंने उस नेम प्लेट को जमीन पर गिरा दिया। ऊप्स कहते हुए वह कैबिन से बाहर चली गई। 18 यूनिवर्सिटी की बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर बैठी एक दुबली पतली लड़की अपने फोन पर कार्तिका की फोटो देख रही थी।
तभी किसी आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कॉलेज बंद होने की वजह से पूरा कॉलेज खाली था। तभी उसका फोन भी बजा। फोन रिसीव करने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, जी लड़की का ऑपरेशन हो गया है, वह अभी ठीक है। सना एक गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक यू डॉक्टर, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऑक कहकर डॉक्टर ने फोन काट दिया। सना वहां बैठी पूरी यूनिवर्सिटी को देख रही थी। कार्तिका, तुझे कैसे मरने दे सकती हूँ? तू ही तो मेरे खजाने की चाबी है, जो है तुझ से ही है। खुद से कहते हुए सना ने नीचे उतरने का फैसला किया। गार्डन से जाते हुए अचानक सना के सामने कोई आ गया। सना की अंगुलियों ने तुरंत हरकत की, लेकिन जल्द ही वह रुक गई। उसकी आंखों के सामने किसी का चेहरा था। सना उसकी बगल से हटकर जाने लगी। वह लड़का उसका हाथ पकड़ बोला, मैं तैयार हूं, लेकिन फिर तुम भी अपनी बात पर रहोगी। सना के होठों पर एक एव स्माइल आ गई। वह बिना मुड़े बोली, पहले मेरा काम कर लेते हैं, फिर तुम्हारी बारी। उसकी आवाज से ही लग रहा था कि वह कितनी ज्यादा खुश हैं। पीछे खड़ा अद्विक उसके सामने आकर बोला, पहले मुझे कार्तिका से मिलना है। सना उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, पहले मेरा काम फिर बाकी चीजें। अद्विक सर झुकाकर उसके साथ चल पड़ा। आज पहले ये सब उसने कभी नहीं देखा था। ना ही उसे लगा था कि कभी लाइफ में एक दुबली पतली लड़की उसे इतना मजबूर कर देगी। आधे घंटे बाद सना एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसके हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट था। अद्विक कुछ कहता उससे पहले एक बड़ी काली मर्सिडीज आकर उनके सामने रुकी। सना दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने वह मैरिज सर्टिफिकेट ऐसे फेंका जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। अद्विक अभी भी बाहर खड़ा था। सना ने एक कनिंग स्माइल के साथ उसे देखा। अद्विक के चेहरे पर लाचारी जरूरी दिख रही थी, लेकिन उसकी अंगुलियां धीरे धीरे मुट्ठियों में बदल रही थी, जिसका असर सना पर शायद थोड़ा ज्यादा बुरा बन सकता था। अद्विक के अपनी जगह से ना हिलने पर सना हल्के गुस्से से बोली, मैं यहां तुम्हें मनाने नहीं आई हूं। चुपचाप गाड़ी में बैठो, और हाँ, तुम्हारी तरह बाप के पैसों से नहीं, अपने पैसों से ली है। अद्विक बिना कुछ बोले उसके साथ बैठ गया। उसे गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा। कुछ एक आध घंटे के बाद सना की गाड़ी एक आलीशान घर के बड़े से गेट से होकर गुजरी। ये कुछ ऐसा था जैसे हाथी के सामने तितली उड़ रही हो। सना बहुत ज्यादा हैरान हुई, लेकिन उसके चेहरे से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अपने घर को सामने देखकर अद्विक की कसी हुई मुठ्ठियां खुल गई। वह सना की तरफ देखकर उस बड़े से घर को पॉइंट करते हुए बोला, हाँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? सना हंसते हुए बोली, ओह, तुम भी ना अब शादी की है तो कहाँ जाऊंगी? अपने पति के घर तो आना ही होगा ना मुझे। इतने में गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने मिरर में सना को देखा। सना गाड़ी से उतरते हुए बोली, चलो पति, अपने घर चलें, अपने परिवार में रह रहे लोगों से तो मिलवाओ। अद्विक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा कि जमीन पर गिर गया। अब तक सना उस बड़े से घर के अंदर चली गई थी। अद्विक अपना सर पीटते हुए दौड़कर अंदर गया। रास्ते में खड़े गार्ड ने उसे सलामी दी, और एक लड़का उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए अंदर आया। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान थे, खासकर अद्विक। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा तो उसके पीछे खड़ा लड़का उसे अजीब नजरों से देख रहा था। अद्विक अचकचा कर सामने मुड़ा, जहां सना रोते हुए सबको कुछ ना कुछ बता रही थी। अद्विक की कीर्ति खड़ी उसे चुप करवा रही थी। पास में बैठे अद्विक के पापा अपना गुस्सा दबाए बैठे थे। वहां एक और लेडी भी थी जो ये सब मुंह बनाकर देख रही थी। सना के कपड़े कुछ खराब थे। देखने से साफ पता चल रहा था कि सना के साथ जबरदस्ती हुई है। तभी सीटी बजाते हुए कोई सीढ़ियों से नीचे उतरा। सबका ध्यान उस तरफ गया, सिवाय सना के। उसे पता था वहां कौन है, इसलिए उसने अपना सर थोड़ा झुका लिया। एक लड़का कानों में हेडफोन्स लगाए गाना गाते हुए अपनी धुन में मग्न नीचे उतरा। वह अपने पैरेट ग्रीन हेयर कलर के साथ वह बिना शर्ट के वहां घूम रहा था। घर से बाहर जाते हुए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वहां का माहौल कुछ ज्यादा ही खराब है। उसके जाते ही सबने चैन की सांस ली। कीर्ति अद्विक के पास जाकर बोली, सन, ये सब क्या है? हम यहाँ रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि अपने संस्कारों को भूल जाएं। आप जानते हैं ना हमारे यहाँ शादी का क्या महत्व है? अद्विक कीर्ति के पास जाते हुए बोला, मां, इन्होंने आपसे क्या कहा? जो भी कहा है वह झूठ है, हम आपको सब बताते हैं। कीर्ति ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। पीछे सोफे पर बैठे अद्विक के पापा उठकर उसके सामने आकर बोले, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपकी शादी होने वाली थी, हमारी बच्ची HOSPITA में है, और आप शादी कर चुके हैं। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अद्विक बिना उनकी तरफ देखे बोला, मिस्टर रॉय, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, आप बीच में ना बोलें, यही ठीक रहेगा। वह गुस्से से कुछ कहने को हुए तो कीर्ति आगे आकर बोली, कृतन्य, हम बात कर रहे हैं ना, आप शांत हो जाए। कृतन्य गुस्से में अपना ऑफिस बैग लेकर वहां से जाते हुए बोले, कीर्ति प्लीज, हमारे वापस आने तक ये सब ठीक कर दें। और कार्तिका के जैसे ही सना भी हमारी बेटी है, हम नहीं चाहते उनके साथ कुछ गलत हो।
कहकर वह वहां से चले गए। पीछे बैठी औरत मुंह बनाकर बोली, बेटी जैसी है। हम हमारे पोते के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते। अगर उसे ये लड़की पसंद नहीं है तो हम उनके साथ हैं। कीर्ति ने सना को देख, जिसका सर झुका हुआ था उसके पैर कांप रहे थे। शायद डर से सोचते हुए कीर्ति अद्विक से बोली, अद्विक आपने इनसे शादी क्यों की? अद्विक बोला, क्योंकि मम्मा इसने कार्तिका को पता नहीं कहाँ छिपा रखा है। आप जानती हैं ना हम उन्हें कितना ज्यादा पसंद करते हैं। हम कैसे उन्हें चोट पहुंचने दे सकते? कीर्ति गुस्से से बोली, अद्विक झूठ नहीं, हमने आपसे कहा था कार्तिका को आपके पापा ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। सना क्यों उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी? 19। अद्विक बोला, क्योंकि यह मुझे पसंद करती है। यह मुझसे शादी करना चाहती है। इसने मुझे मजबूर किया था शादी करने का लिए। अपनी बात कहते कहते अद्विक शांत हो गया। उसे महसूस हुआ वह क्या कह रहा है। अद्विक रॉय को किसी ने मजबूर किया है। दी एडविक रॉय इंग्लैंड का सबसे पावरफुल फैमिली का हेड, उसे एक लड़की ने मजबूर किया। लड़की भी उसकी होने वाली बीवी की बहन। अद्विक ने नजर उठाकर सना को देखा जो एक स्मर्क के साथ उसे देख रही थी। कीर्ति की आवाज पर अद्विक का ध्यान उनकी तरफ हुआ। कीर्ति गुस्से से बोली, अद्विक आप इन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दे रहे हैं या नहीं? कीर्ति की सीरियस आवाज सुनकर अद्विक उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मम्मा आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हम सच कह रहे हैं। इन्होंने हमें मजबूर किया था। कीर्ति की आंखें कुछ नम थी, उन्हें लगा नहीं था अद्विक किसी लड़की के साथ ऐसा भी कर सकता है। वह बोली, अद्विक ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ। पीछे से वह औरत चिल्लाकर बोली, कीर्ति आप हमारे पोते पर इस दबाव नहीं बना सकती। आप जानती हैं वह आपकी बात कभी नहीं टालते हैं। कीर्ति अद्विक को देखते हुए बोली, माँ आप बीच में ना बोलें, ये सब आपके ही प्यार का नतीजा है कि यह आज इतना बिगड़ गए हैं। आप जवाब दें अद्विक, हम आपके हर एक फैसले की इज्जत करते हैं। बीच में सना बोली, प्लीज आंटी आप मेरी वजह से ये सब ना करें। उसे हिंदी बोलते सुन सबने एक साथ उसे देखा। कीर्ति हैरानी से बोली, आपको हिंदी बोलनी आती है? सना ने डरते हुए मासूम चेहरे का साथ हाँ में सर हिला दिया। कीर्ति ने इसे अभी के लिए साइड कर अद्विक को देखा। उनकी नजर अद्विक के पीछे खड़े अनिज्ञा पर पड़ी, जो हैरानी से सना को रोते हुए देख रहा था। कीर्ति जानती थी अनिज्ञा सना को पसंद करता है। वह जानबूझकर अद्विक सा बोली, अद्विक अपनी बात कहें। अद्विक सर झुकाकर बोला, हम सना को अपनी बीवी का दर्जा देंगे, लेकिन सिर्फ आपके लिए, इससे ज्यादा आप हमसे कोई उम्मीद ना लगाए। कहकर अद्विक सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे खड़ा अनिज्ञा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो उस पर, उसके पैर लड़खड़ा गए। वहीं से वह वापस बाहर की तरफ चला गया। अंदर सोफे पर बैठी सना ने भी अनिज्ञा को जाते हुए देख लिया था। अपनी मुठ्ठियां कसते हुए सना ने अपना सर झुका लिया। दादी भी वहां से चली गई। कीर्ति सना के पास आकर बोली, बेटा आप परेशान ना हो, आपकी देखभाल हम करेंगे। सना रोते हुए बोली, आंटी मैं अद्विक के साथ नहीं रहूंगी। उसने मुझे धमकी दी थी। अगर मैंने आपको ये सब बताया तो वह मुझे नहीं छोड़गा। कीर्ति बोली, हम हैं ना, आपके साथ कुछ नहीं होगा। सना डरते हुए बोली, नहीं वह बहुत खतरनाक है। उसने बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीती है। कीर्ति उसे उठाकर लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए बोली, चलें हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। सना मना करती रही लेकिन कीर्ति ने उसकी एक ना सुनी। जैसे तैसे वह उसे अद्विक के कमरे में फेंक कर दरवाजा बंद करते हुए खुद से बोली, चलो एक बला तो टली, कुछ तो ढंग का हुआ। उस कार्तिका से अच्छी तो यह है। खुद से बातें करते हुए वह वहां से चली गई। वहीं सना कमरे के अंदर आकर बिल्कुल बदल गई। अपने नकली आंसू पोंछते हुए वह खुद से बोली, ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी निपट गया। लगा नहीं था रॉय फैमिली इतनी जल्दी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। पहले सुहागरात का सेटअप किया जाए, बाकी सब तो बाद में देखा जाएगा। सना अंगड़ाई लेते हुए अपने कपड़े उतारते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। शावर के नीचे खड़ी सना ने आंखें बंद कर पानी को अपने ऊपर गिरने दिया। उसकी बंद आंखों के सामने वह कार्तिका आई, जिसका चेहरा हुआ था। लगभग मरने की कगार पर खड़ी कार्तिका पागल सा बर्ताव कर रही थी। अचानक सना ने अपनी आंखें खोल ली। शावर बंद कर वह बाथरोब पहनकर बाहर आई। उस बड़े से आलीशान कमरे में लगे सभी पर्दों को हटाते हुए सना खुद से बोली, मुझे कुछ देर ठंड में रहना है। दिल जल रहा है। किसी के साथ सोना बहुत बड़ी बात है। सना पता नहीं कितनी देर उसी तरह उसी जगह खड़ी रही। जब उसे होश आया तो बाहर सूरज डूब चुका था। सना को छिंच आई। अपनी नाक मसलते हुए सना ने खुद को कवर कर रूम का टेम्परेचर सेट किया। सना तुझे कितना सारा काम करना हो, तू क्यों इस तरह के काम करती है? तू कैसे एक 22 साल के लड़के के साथ सो सकती है? सना तुझे खुद से एक लड़के को अप्रोच करवा है। सना तू क्यों ऐसे काम करती है? खुद को खाली करते हुए सना ने आखिर में खुद को शांत किया। सना शांत, किसी ने तेरी बातें सुन ली तो सब खराब हो जाएगा, मन में कहते हुए सना बेड पर जाकर बैठ गई।
तभी दरवाजा खुला और आदत की मारी सना तुरंत आती पालती मारकर बैठ गई। सना को ध्यान आया कि उसने एक लड़के को मजबूर कर उससे शादी कर ली है। दरवाज के पास देखने पर सना को अद्विक दिखा। सना तुरंत एक सेक्सी पोज में बैठ गई। अद्विक नशे में लग रहा था। सना ने एक लंबी सांस ली। ऑफकोर्स अब जो भी हो शायद ही अद्विक को याद रहे, इसलिए वह अपनी पर आते हुए खुद से बोली, अच्छा हुआ जो देवदास बन चुका है। अब इसके पकड़ खोलकर इस ऐसे ही सुना दूंगी। मैं भी थोड़ा मेकअप करके लुढ़क जाऊंगी। खुद पर नाज करते हुए सना ने उठकर दरवाजा बंद किया। फिर अद्विक से बोली, बेबी प्लीज अपनी शर्ट खोल दो। अद्विक ने नजर उठाकर उसे देखकर वह बोला, तुम कौन हो? सना बोली, बीवी बीवी हूं तुम्हारी, अब चलो प्लीज शर्ट खोल दो। आज हमारी सुहागरात है ना? अद्विक नशे में बोला, बीवी शादी हाथ सुहागरात रुको। कहकर उसने शर्ट खोल दी। सना मुस्कुराते हुए बोली, गुड चलो अब सो जाते हैं। कहते हुए सना ने उसे बेड पर फेंका। अद्विक शायद बेहोश हो गया। सना बेड की दूसरी तरफ जाते हुए बोली, अब ठीक है। धीरे धीरे सरकते हुए वह बेड फल सो गई। ये सब इसलिए था ताकि सुबह जब अद्विक उसे लगे कि सना और उसके बीच इंटिमेसी हो चुकी है। घर का माहौल ठीक नहीं है तो कोई उन्हें बुलाने भी नहीं आएगा। सोचकर सना बाथरोब में ही सो गई। कुछ देर बाद अपने आसपास हो रही हलचल से सना की नींद खुली। वह नींद में बेड से उठने को हुई कि एक हाथ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। सना की आंखें तुरंत खुल गई। उसने देखा तो सामने अद्विक का चेहरा था। नशे में झूलता अद्विक अपनी खुलती बुझती आंखों से सना को घूर रहा था। सना ने देखा तो अद्विक के गाल बुरी तरह लाला हो रखे थे। साफ पता चल रहा था वह नशे में है, या नशे से कुछ ज्यादा। सना फिर से अपने उसी अंदाज में आते हुए बोली, अद्विक तो क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? तुम्हें याद नहीं तुम कार्तिका से शादी करने वाले थे, उससे प्यार करने का दावे करते थे। अद्विक सना का चेहरा पकड़ अपनी आंखों के सामने करते हुए बोला, सना प्यार अब हमारा होगा। तुम्हारा ये शरीर अब मेरा ही तो है। सना की आंखों में जरा सी हैरानी आई जिसे छिपाकर सना अद्विक के चेहरे के करीब जाते हुए बोली, तुम्हारी कार्तिका उसका क्या? अद्विक की पकड़ उसके चेहरे पर कस गई। समा की गोली त्वरा अद्विक के पकड़ने से लाल पड़ने लगी, जिससे उसका चेहरा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा। ऊपर से सना के शब्द अद्विक के गुस्से पर पेट्रोल डालने का काम कर रहा था, जो फिलहाल तो नहीं था लेकिन अब उपज चुका था। सना अपने चेहरे पर कस्ती पकड़ महसूस कर समझ गई कि अद्विक गुस्से में है। वह बोली, तुम कुछ कर भी सकते हैं? नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते। देखना आज से 10 साल बाद या मरने तक हमारे बच्चे नहीं होंगे। और मैं तुम्हें छोड़ने वाली तो हूं नहीं, फिर चाहे तुम किसी दूसरी लड़की के पास जाकर मुंह मारो या फिर से कार्तिका के साथ हो जाओ। चट 20। अद्विक का हाथ सना के गले पर पहुंच गया। सना उसका हाथ पकड़ आगे बोली, कार्तिका तो अब तुम्हारे पीछे आएगी नहीं, और तुम खुद दूसरी लड़कियों के पास जाओ, इतनी तुम्हारी औकात है नहीं। अद्विक सना के होठों की तरफ झुकते हुए बोला, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूं। सना खुद उसके पास जाते हुए बोली, तुम नहीं जानते कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसकी काली आंखें अद्विक को वास्तविकता का एहसास करा रही थी, जिसे वह फेस नहीं कर पा रहा था। अपनी आंखें बंद कर अद्विक ने गुस्से में सना के होठों को कसकर चूम लिया। सना की आंखें बड़ी हो गई। उसने अद्विक के चेहरे को देखा जो आंखें बंद किए उसकी तरफ झुका था। अचानक अद्विक की नीली आंखें खुली। उन आंखों एक चमक थी जैसे सना से कह रही हो, अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। सना ने हाथ उठाया ही था कि अद्विक की अंगुलियों ने उसके हाथों को पकड़ बिस्तर से लगा दिया। सना को अचानक अपने होठों पर तेज दर्द महसूस हुआ। वह छटपटाने लगी लेकिन अब उसके वश में कुछ था ही नहीं। अद्विक उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर अपने दांत रखते हुए बोला, सना तुम्हें मैं चाहिए हूं ना, तो लो। अब मैं तुम्हारा हूं। तुम देखोगी तुम्हारा पति क्या चीज है। तुम खुद मेरे पास डिवोर्स पेपर लेकर नहीं आई तो मेरा नाम अद्विक रॉय नहीं। सना सांस लेना की कोशिश करते हुए बोली, मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें किसी और के पास जाने नहीं दूंगी। अद्विक अपनी शर्ट उतारकर उसकी कमर पकड़कर गुस्से से बोला, बीवी तुमसे दूर अब जाऊंगा भी कहां, फिजिकल नीड्स तो अब तुम ही पूरी करोगी ना मेरी, दूसरों के पास तो जाऊंगा नहीं। सना उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अद्विक उसके बाथरोब पर बंधे नोट को खोल सना के हाथों को बांधते हुए बोला, सना बेबी बोला था ना तुमने, अब देखो तुम्हारा ये बेबी क्या क्या करता है। होप सो तुम सेटिस्फाइड हो जाओ। कहते हुए अद्विक के ठंडे हाथ बाथरोब के अंदर कांप रही सना की कमर पर चले गए। सना का पूरा शरीर कांप गया। अद्विक ने अपने दांतों की मदद से सना के कंधे गोरे कंधों को ढक रहे बाथरोब हटा दिया। सना स्ट्रांगली उसे रिजेक्ट करना चाहती थी, खींचकर खुद से दूर करना चाहती थी लेकिन कर नहीं सकती थी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका शरीर गर्म हो गया। अद्विक का शरीर धीरे धीरे सना की कोशिशों पर पानी फेरते हुए उस पर हावी हो गया। तभी हॉस्पिटल पर लेटी कार्तिका गहरी और लंबी सांसें लेते हुए उठ बैठी।
कुछ सेकंड्स लगे उसे खुद को संभालने में, उसका ध्यान चारों तरफ गया। वह किसी अनजान कमरे में थी। कार्तिका ने खुद को देखा। वह कार्तिका मिश्रा ही थी। फिर उसे यह अजीबोगरीब सपने क्यों परेशान करते थे, जबकि वह तो उस जगह प्रेजेंट भी नहीं होती थी। अचानक कार्तिका की आंखों ने वह देखा जिससे उसका ये शरीर इस दुनिया में सबसे ज्यादा डरता था। अस्मित राठौर, जिसे देखते ही पता नहीं क्यों वह इतना घबरा जाती थी कि सांस लेना भी भूल जाती थी। सामने दीवार पर लगे ग्लास मिरर से कार्तिका दूसरी तरफ गुस्से में खड़े अस्मित को देख रही थी। अचानक अस्मित ने उसकी तरफ देखा, जिससे वह इतनी ज्यादा बुरी तरह डर गई कि अपनी जगह से गिरते गिरते बची। उसे अपने पेट में तेज दर्द हुआ। कार्तिका को अपने पूरे शरीर में हो रहा दर्द महसूस होने लगा। अपने शरीर को खींचते हुए कार्तिका खुद से बोली, कमीना कितनी बुरी तरह इंतमत होता है, जंगली जानवर कहीं का। कहते हुए कार्तिका ने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह जैसे ही मुड़ी सामने अस्मित को देखकर बिस्तर से नीचे गिर गई। कार्तिका बिस्तर का सहारा लेकर ऊपर उठते हुए बोली, नहीं, मैं जरूर सपना देख रही होंगी। वह इतनी जल्दी कैसे मुझे ढूंढ सकता है। तभी एक मजबूत हाथ ने खींचकर उसे खड़ा कर दिया। कार्तिका ने देखा तो उसके सामने सच में अस्मित था। वही काले कपड़ों में सजा धजा खूबसूरत इंसान जिसे दया नाम की चीज से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अस्मित कार्तिका को कमर से पकड़ अपने सामने करते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां से भागने की? तुम जानती हो ना मैं कितना बुरा गुस्सा करता हूँ। कार्तिका के पास यही एक मौका था। अगर इस वक्त वह अस्मित के साथ चली गई तो शायद कभी वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए उसने उसे सच बताना ठीक समझा, जिस पर अब अस्मित कभी यकीन नहीं करेगा। वह बोली, अस्मित देखो, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी कार्तिका मिश्रा नहीं हूं। मैं कार्तिका सरीन हूं। कार्तिका सरीन। अस्मित ने आंखें छोटी कर उसे देखा। कार्तिका को उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वह समझ गया है। कार्तिका उसका चेहरा देखकर सांस छोड़ते हुए बोली, बच गई। शायद नहीं। अस्मित कार्तिका को अपने चेहरे की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, बेवकूफ लिखा है। लिखा भी है तो ढंग की बात तो कहो जिस पर यकीन किया जा सके। कार्तिका का दिल गले में पहुंच गया। अस्मित की यह डरावनी आवाज ही काफी थी कार्तिका को हद से ज्यादा डराने के लिए। इतना डर कि कार्तिका बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई थी। कोको, यही एक मौका है। उठ जा। अगर तूने अभी कुछ नहीं किया तो कभी नहीं। कोको, जान है तो जहान है। अस्मित के बारे में पता करेगी तभी तो कुछ जान पाएगी। कार्तिका के अंदर से आ रही एक आवाज ने उसे होश में लाने का काम किया। अस्मित ने कार्तिका को पकड़ा ही था कि कार्तिका ने आंखें खोलकर एक पंच कसकर उसके चेहरे पर दे मारा। अब बारी अस्मित की थी। इतना भारी हाथ उसने आज से पहले जिंदगी में अपने पापा के अलावा किसी और के हाथ से नहीं खाया था। अस्मित ने हैरानी से सर उठाया ही था कि कार्तिका ने दूसरा पंच जड़ दिया। अभी तक तो अस्मित हैरान था, लेकिन अब गुस्सा उसकी नाक पर डोलने लगा। ये लड़की उस पर हाथ कैसे उठा सकती है? वह गुस्से से कार्तिका की तरफ बढ़ा कि उसका सर बुरी तरह घूमने लगा। 2 कदम बढ़ाने पर ही अस्मित बेहोश होकर गिरने लगा। कार्तिका सामने से हट गई। अस्मित कार्तिका के बेड पर गिर गया। उसने तुरंत अपने हाथ पर चढ़ रही खून की ड्रिप निकाल फेंकी। कार्तिका जाने लगी तो अस्मित ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि कार्तिका की सांस रुक गई। गुस्से में कसकर अपनी कोहनी से कार्तिका ने अस्मित के चेहरे पर अटैक किया। अस्मित की पकड़ नहीं छूटी। कार्तिका ने दोबारा उसे मारा, इस बार बिना रहम किए। कार्तिका ने अपनी उस पर्सनालिटी को बिल्ड किया जो पिछले सालों में उसने बनाई थी। अस्मित की पकड़ कार्तिका के तीसरे वार पर टूट गई। कार्तिका ने मुड़कर अस्मित की हालत देखी। कार्तिका के हाथ पैर कांप रहे थे। अस्मित की नाक से खून बह रहा था। उसके खून लगे होठ इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे कि क्या कहें। कार्तिका के पूरे शरीर में कर्ट सा दौड़ गया। अस्मित बेहोश होने की कगार पर था। आधे से ज्यादा तो वह हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये हड्डियों का ढांचा इतना POWERFU हो सकता है। कार्तिका को अब अपने शरीर का डर जाता हुआ महसूस हो रहा था। उसके कांपते पैर अच्छे से जमीन पर खड़े हो गए। अपने अंदर हो रहे बदलावों को महसूस कर कार्तिका के होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। अस्मित की तरफ सर घुमाते हुए कार्तिका अपनी एक अंगुली से उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोली, अस्मित राठौर, हम अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हें बर्बाद ना किया ना अपनी जान खुद लूंगी मैं। मुझे छुआ था ना तुमने मुझे द प्रिंसेस कार्तिका सरीन को। अब तुम देखोगे मैं कौन हूं और क्या क्या कर सकती हूं। कार्तिका को इस रूप में अस्मित ने कभी नहीं देखा था। कार्तिका की काली आंखों में एक शैतानी चमक थी, बिल्कुल किसी बुरी आत्मा की। इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।